मेरी सभी को राम राम। और आज भगवान नरसिंह जी का जन्मदिन है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल को पैनलिस्ट को, आपके सारे व्यूअर्स को। सुन रही हूँ, एक हलाल हिंदू की अध्यक्षता वाली पार्टी, राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश में चिल्ला चिल्ला कर राजनीति करने का प्रयास करती है वो, और एक हलाल पारसी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी, उसके प्रवक्ता को भी आप सुन लीजिएगा अभी कि किस प्रकार की भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं। पर खैर, दुनिया पहचानती है, भारत पहचानता है, उत्तर प्रदेश पहचानता है। मैं एक ही चीज जानती हूँ, कि आज अगर महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो वो उनको केवल लाभार्थी और वोट बैंक की संकुचित नजर से नहीं देखा जाता है। ठीक है, और ये इसका पूरा श्रेय मैं राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहती हूँ। उन्हीं की वजह से जो है वुमेन प्रोटेक्शन से आगे बढ़कर अब वुमेन लेड डेवलपमेंट का संकल्प जो है वो सिद्ध हो रहा है। कुछ भी बोलते रहे, क्या किया इन लोगों ने, दुनिया भर की बातें करते हैं। इनके लिए महिला सशक्तिकरण जो है केवल और केवल अपने परिवार की महिलाओं का होता है, उनके लिए आरक्षण लागू है। बात ये करते हैं कि अभी लागू करो, है ना। उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो एक तरीके से पुरुषों की सभा है, वहां पर ये खड़े होकर महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं। और हमने देखा है समाजवादी पार्टी के रजीम में किस प्रकार से महिलाएं। जी अनिला जी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट अखिलेश कटियार जी ने बात की है, जवाब दिया उन्होंने मेरे सवाल का। उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात जो समझ में आई वो ये है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ संसद से, उसको लागू कर दीजिए। उसके लिए परिसीमन क्यों करवाना, उसके लिए संशोधन क्यों करना? ये मैं वही तो कहती हूं कि कंपलसरी हो जाना चाहिए पढ़ाई लिखाई, और केवल डिग्री नहीं, कुछ ज्ञान भी होना चाहिए। अभी जब विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाया था, आपने देखा था जब बिल गिराया गया है तो कैसे उछल कर नाच के कूद कर इन्होंने खुशियां मनाई हैं कि आज हमने महिलाओं के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया कि इंतजार करो, अभी पार्लियामेंट और असेंबली में आप नहीं आ सकती हैं। और 2023 सितंबर 2023 में विद्यानाथ जी, जब नारी शक्ति अधिनियम बिल जो है एक्ट में तब्दील हुआ था, तो इनको क्या जो वहां पे क्लॉज था 334A नहीं पता था क्या? बच्चे हैं ये लोग, क्या वो बेवकूफ हैं। 334A क्लॉज जो है वो क्या कह रहा था कि क्या से जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का ये आरक्षण का जो बिल है इन्होंने अटकाया लटकाया। थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को, नरेंद्र मोदी जी जब इसको पास करवाना चाह रहे थे, इन्होंने नहीं होने दिया। 334A क्लॉज क्या है उसमें, थोड़ा समझाइए दर्शकों। नहीं, उसमें यही है कि भैया जो लेटेस्ट सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जो सीटें जो है महिलाओं के लिए जो आरक्षित होंगी वो तय होंगी और फिर आरक्षण मिलेगा। लॉन्ग स्टोरी बोलिए। बट उस लॉन्ग स्टोरी को कट शॉर्ट जब करना चाह रहे थे नरेंद्र मोदी जी, अभी विशेष सत्र बुलाकर एक सवाल विपक्ष का है। अखिलेश कटियार आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन अनिला जी एक सवाल है विपक्ष का। विपक्ष का कहना यह है कि भाई जब आप ये बिल लेकर आए थे हमने आपका साथ दिया क्योंकि महिला आरक्षण के खिलाफ हम हैं नहीं, लेकिन अब आप बिल, अभी कानून आपने बनाया, उसको लागू किया नहीं कि उसका संशोधन लेकर आ गए। भाई अगर आपको संशोधन क्यों लेकर आ गए? इसीलिए लेकर आ गए ना कि महिलाओं का भला हो जाए। नहीं तो इसमें कोई ऐसा क्लॉज तो नहीं है ना अनिला जी कि अगर महिला आरक्षण बिल लागू करना है, अनिला जी इसमें कोई ऐसा क्लॉज तो है नहीं कि अगर महिला आरक्षण बिल लागू करना है तो पहले परिसीमन करना ही पड़ेगा। किसमें? महिला आरक्षण बिल में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि पहले परिसीमन होगा तो ही महिला आरक्षण बिल लागू होगा। आप आरक्षण लागू कर दीजिए, परिसीमन कर दीजिए, फिर सीटें बदल दीजिएगा। नहीं, सेंसस है, डिलिमिटेशन है, दोनों चीज है। 334A आप पढ़िए। नहीं, ये तो नया है ना। मैं पूछ रहा हूं जब 2023 में आप ये कानून लेकर आए थे, एक सेकंड अखिलेश कटियार, एक सेकंड रुकिए। आप नहीं, हम सब लेकर आए थे। हाँ बिल्कुल जो है हाँ अनिला जी, मैं ये कह रहा हूं जब 2023 में ये कानून, उनकी पार्टी ने नहीं सपोर्ट किया, 2023 में ये कानून बना तो आप लोगों को उसको लागू करने के लिए इसमें संशोधन की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये विपक्ष का सवाल है। और विपक्ष कह रहा है कि महिला विरोधी नहीं है वो तो बिल ही इसलिए गिरा रहे हैं कि आप लोग परिसीमन के नाम पर खेल करना चाह रही। विद्यानाथ जी, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, अभी भी कहा है। उस वक्त जो कानून बना था उसमें यह था कि लेटेस्ट सेंसस जो है उसके आधार पर डिलिमिटेशन
के बाद जो महिलाओं की सीटें वो रिजर्व होंगी और उसके बाद महिलाओं को चुनाव में आरक्षण के तहत उतारा जाएगा। ठीक है अखिलेश, इट इज अ लॉन्ग स्टोरी, और एक एक ने वोट करके उसको सपोर्ट किया था। मैं झा साहब, पर वो लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट ही तो करना चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी कि भाई हम जल्दी से जल्दी महिलाओं को, देखिए ऐसा है कि ये लोग तो बोलते हैं ना 540 साहब, जब पूरा अपोजिशन ये कहता है कि इसे आज से लागू कर दो, उसमें परसीमन की कंडीशन, बाकी कंडीशन सरकार ने डाली है, अपोजिशन ने नहीं डाला। सरकार, अपोजिशन ने मजबूती से कहा इसे आज ही लागू करो, उसमें हम पहले जनगणना कराएंगे, पर परसीमन कराएंगे, फिर ये करेंगे, ये कंडीशन सरकार डाल रही है। उसको गाइडलाइन बना के नोटिफिकेशन करके सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया। उस दिन जिस दिन बिल सदन में बहस हो रहा था उस दिन सरकार साइन करती है। तो आप सरकार की 23 से 24 हो गया, 24 से 25 हो गया, 25 से 26 हो गया, 3 साल हो गए, आपने कुछ नहीं किया। और इसके बाद आप ये जिस समय महंगाई, बेरोजगारी, दुनिया भर के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए इस मुद्दे पे आप बहस करते घूम रहे हैं, जिस मुद्दे के लिए जिम्मेदार भी भाजपा है। ठीक, ओके, दोनों लोग रुक जाइए। अनिला जी एक सेकंड, अनिला जी एक सेकंड, जो ये लेकर आए थे कि अनिला जी आपने अपनी बात कह दी, आपका पॉइंट आ गया। अनिला जी आपका पॉइंट आ गया, अखिलेश यादव ने जवाब दे दिया। अनंत विजय जी, अनिला जी कह रही हैं बीजेपी का कहना यह है कि भाई परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल्कुल लागू करना ठीक नहीं होगा, और ये क्लॉज बीजेपी एक्ट बना हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं विद्यानाथ जी, एक्ट बना हुआ है। मैं अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं बोल रही हूँ, जो कानून में लिखा हुआ है वो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, और इन लोगों ने वोट करके उसको कानून बनवाया है। ठीक, अनंत विजय जी अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आना है 2027 में, क्या बीजेपी इसको एक एजेंडा बना रही है उत्तर प्रदेश में, या समाजवादी पार्टी या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो डबल गेम करने के चक्कर में? देखिए, राजनीतिक दलों से विद्यानाथ जी अपेक्षा तो यही की जाती है कि वो राजनीति करेंगे, अपना एजेंडा बनाएंगे और एजेंडा चलाएंगे। मैं अभी न समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के आरोप प्रत्यारोपों में बगैर उलझे हुए मैं आपके सामने एक तथ्य रख देता हूं। तथ्य ये है कि 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होकर कानून बना, उस कानून के मुताबिक ये था उसमें कि जो लेटेस्ट जनसंख्या जनगणना होगी उसके आधार पर डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद आरक्षण दिया जाएगा। तो अब लेटेस्ट जनगणना अभी शुरू हो रही है, उस जनगणना में कम से कम 2 साल लगेंगे, तो 26 से 28 हो जाएगा, और 29 में लोकसभा चुनाव है, उन 1 साल में परिसीमन हो नहीं पाएगा विद्यानाथ जी। तो इसलिए सरकार ने बीच में ये संशोधन प्रस्ताव पेश किया था कि हम लेटेस्ट जनगणना को हटाते हुए 2011 की जनगणना को मान लें और डिलिमिटेशन की बात को शिथिल करते हुए 50% आनुपातिक दर से सीटें बढ़ाकर फिर 33% आरक्षण दे दें, जिसमें सभी राज्यों की जो का प्रतिनिधित्व अभी के हिसाब से है उसी अनुपात में आगे भी बना रह सके। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात पर पक्ष और विपक्ष में दोनों में ठन गई, ईगो का मामला हो गया, परिसीमन का मुद्दा उठा दिया गया, जबकि परिसीमन का कोई मुद्दा ही नहीं है। जो पिछले कानून में परिसीमन का मुद्दा डाला गया था उसको शिथिल करने की बात थी कि उसको शिथिल करके 50% के फॉर्मूले पर हर राज्य को सीटें अलॉट कर दी जाए, उसके बाद 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए। तो अब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हम 33 में करें, 34 में करें, उसके पहले हम 29 से इसको लागू कर लेते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष को लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसमें महिलाएं उनके पक्ष में जमकर वोट करेंगी, तो वो उसमें बाधा डाल रहा है। सिंपल सी बात है, दोनों अपनी अपनी गोटियां खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी चाल चल रहा है, विपक्ष उस शाह और मात के खेल में अपनी चाल चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में क्या होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री ने बनारस में महिलाओं का एक सम्मेलन बुलाया और महिलाओं की बड़ी भागीदारी उसमें थी। अब देखते हैं विपक्ष इसको किस तरह से काट लाता है। उसका आज भी जो विधानसभा में बहस चल रही है विद्यानाथ जी, उसमें यही लग रहा है कि पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। ठीक, तनु जी, अगर विपक्षी पार्टियां यानी कि आपकी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं आप लोगों के अलायंस में,
आप लोग ये कह रहे हैं कि 2023 वाला ज्यों का त्यों कानून उत्तर प्रदेश में लागू कर दो। बहुत क्लियर सी बात है कि डिलिमिटेशन के बिना उसको लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें क्लॉज डला हुआ है, अनिला सिंह ने भी बताया है ना। उसको जनगणना के बिना नहीं लागू किया जा सकता, इसलिए 2011 के जनगणना को आधार बनाया जा रहा है। अगर विपक्षी पार्टियां महिलाओं के हित में सोच रही हैं, विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि इससे महिला हित होगा, महिला सशक्त होंगी, ये महिला नारी वंदन है, तो फिर इसमें आप लोगों को क्या इफ एंड बट? और अगर आप लोगों ने संसद में गिरा दिया तो उत्तर प्रदेश में किस मुंह से मांग कर रही हैं आप लोग? देखिए, आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जब हमने कहा कि 2011 की जनगणना के बेसिस पे अगर आपको लागू करना था तो आप इसे पहले लागू कर देते। 2026 आ गया है, आप 2011 से 2026 तक कितनी आबादी बढ़ चुकी है और आबादी के अनुपात के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको बता देती हूँ तो जनगणना क्या आपके हिसाब से करवा लेते? बात है जब अरे जनगणना आपके और मेरे हिसाब से तो नहीं होगा ना तन्नू जी? नहीं, जनगणना के लिए एक व्यवस्था है, देखिए इनको संविधान में लिखा गया है कि जनगणना कब कैसे कराना है, अगर इनको करानी थी तो प्रक्रिया 2023 के बाद कराते हैं। तो 14 तक तो आप लोग भी सरकार में थी, आप लोगों ने क्यों नहीं करवाया? आप लोग भी तो 14 तक सरकार में थी, क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया बताइए? आप लोगों ने महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू किया 11 से 14 के बीच? अगर आपको लग रहा है कि 11 की जनगणना के आधार पर अभी कैसे लागू कर सकते हैं, तो 11 से 14 के बीच में आपकी सरकार थी, आप महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं लेकर आए? देखिए, राज्यसभा में हमने महिला आरक्षण बिल पास कराया था, लोकसभा में बीजेपी ने पास नहीं होने दिया था। मुख्य विपक्षी पार्टी उस वक्त बीजेपी थी। और मैं आपको बता देती हूँ कि 2011 में जेटली जी ने ये स्टेटमेंट दी थी और साफ साफ कहा था कि जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, तनु एक सेकंड, तब हमें आबादी का पता देखिए, हालांकि उस पर जवाब आपसे अनिला सिंह लेंगी और जवाब देंगी, लेकिन मैं भी थोड़ा जानना चाहता हूं और दर्शकों को भी बताइए कि बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल को कब पास नहीं होने दिया, बीजेपी का क्या पॉइंट था कि क्यों वो नहीं चाह रही थी कि महिला आरक्षण बिल पास ना हो, और आप कब उसको लेकर आई थी और कैसे हो गिर गया, थोड़ा बताइए दर्शकों। देखिए, 2010 में हमने राज्यसभा में बिल पास करा दिया था, लेकिन जब लोकसभा की बारी आई तो बहुत सारी विपक्षी पार्टियां थी, ये चाहते थे, सपा, बहुत सारी की बात मत कीजिए, आपने भी बीजेपी को कोट किया, बीजेपी के बारे में बताइए। ओबीसी को विशेष आरक्षण दीजिए। और बीजेपी की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त समर्थन नहीं दिया था हमें। अगर वो समर्थन देती तो लोकसभा में बिल पास होता था। विपक्ष में ये सारे बैठे हुए थे, सत्ता में हम क्यों नहीं दिया था? क्या पॉइंट था बीजेपी का? बताइए ना, मेरा ज्ञान भी थोड़ा बढ़ेगा, बताइए, और दर्शकों का ज्ञान भी बढ़ेगा। बीजेपी का क्या पॉइंट था, क्यों नहीं समर्थन किया था? नहीं तो आप पूछिए ना बीजेपी से कि क्या पॉइंट था इनका, क्यों इस वक्त समर्थन नहीं दिया था, और वही बिल आप क्यों लेकर के आए जिस बिल का आप पहले विरोध करते थे, आज आप वो बिल क्यों लेकर आए हैं? यही सवाल है, बताइए। ये वही बिल है ना जो आप लोग लेकर आए थे, विरोध करते थे, और आज आप आपके हिसाब से ये वही बिल है ना जो आप लोग लेकर आए थे तनु पोद्दार, ये वही बिल है ना जो आप लोग लेकर आए थे। डिलिमिटेशन, और आज इन्होंने इसमें डिलिमिटेशन, जातिगत जनगणना, परिसीमन ऐड कर दिया। महिला आरक्षण जो कानून बन चुका है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ये जो इन्होंने डिलिमिटेशन ऐड किया और जातिगत जनगणना ऐड की मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। उसको लेकर मुझे बताइए कि अगर 2010 में कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का बिल लेकर आई तो आप लोगों का प्लान क्या था कि बिना जनगणना के, बिना डिलिमिटेशन के, बिना किसी जांच पड़ताल के और सर्वे के आप लोग उसको लाएंगे और लागू कर देंगे? कैसे लागू करती बताइए, थोड़ा समझाइए। बच्चों का खेल हो रहा है, देखिए, कि मन किया तो लाएंगे और लागू कर देंगे। भी दिया और उन्होंने साफ साफ कहा था कि मुझसे गलती हुई है, मुझे उस वक्त ये बात माननी चाहिए थी कि ओबीसी, एससी, एसटी जो है आरक्षण की बात माननी चाहिए थी, उन्होंने उस वक्त नहीं मानी थी। ये बात राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट देकर के बोली है। लेकिन बीजेपी जो पहले किसी बिल का विरोध करते हैं और आज आप उसका समर्थन करते हैं, तनु पोद्दार, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, इधर उधर नहीं, रुक जाइए एक सेकंड, एकदम पॉइंट टू पॉइंट रहिए। बहुत अच्छी बात है, आज सारे पैनल में जो बैठे हुए गेस्ट है मेरे, वो सब पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, अभी पॉइंट टू पॉइंट रहिए। मैंने पूछा 2010 में कांग्रेस ये बिल लेकर आई थी, तो कांग्रेस जो बिल लेकर आई थी उस बिल में क्या था कि हम 33% आरक्षण लेकर आएंगे और लागू कर देंगे?